वेलकम बैक दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे वॉइस चेंज के बारे में और आपको मैं यह वीडियो बिल्कुल एक रामबाण जैसे होने वाला है वॉइस चेंज के लिए। इस वीडियो को बिल्कुल पैशंस लगा के देखो, ध्यान से देखो। मैं प्रैक्टिस सेट भी रखा हूँ। उससे पहले मैं कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन करूँगा और वीडियो के ही बीच में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिस किस्म का भी वॉइस चेंज हो, अगर वो ऑप्शन वाला है ना, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन वाला ही आता है। हालांकि स्कूल के एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलता है ग्रामर के पोर्शन में, लेकिन जिस भी एग्जाम में ऑप्शन वाला रहेगा ना, उसको आप जस्ट माइक्रो सेकेंड में, 1 सेकेंड से भी कम का टाइम में देखते ही आप आंसर लगा दो। बस देखने का देरी है। ठीक, ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ वॉइस चेंज के बारे में, लेकिन उससे पहले आप कंसेप्ट को थोड़ा समझिए। तो देखिए, वॉइस चेंज हम लोग की सभी को जानते हैं, ये 2 प्रकार का होता है वॉइस चेंज। ठीक है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ये समझो। देखो, क्योंकि कभी-कभी कोई क्वेश्चन आ गया और बोल दिया कि वॉइस चेंज करो, तो सबसे पहले आपका काम ये है कि वॉइस जो दिया गया है सेंटेंस में, उसका वॉइस क्या है, एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर एक्टिव में है, पैसिव हमें बताना पड़ेगा, पैसिव में तो एक्टिव हमें बताना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पहचानना भी आना पड़ेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गिवन सेंटेंस इज इन विच टाइप ऑफ वॉइस, एक्टिव और पैसिव। हमें ये भी जानना पड़ेगा। तो देखो, मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल, एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा वीडियो के बीच में, जिससे आप आसानी से पता कर पाओगे, लेकिन आप कंसेप्ट को समझो। एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो 2 चीजें आप लोग जानते हैं किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट और डूअर को। सब्जेक्ट बिल्कुल आप लोग जानते हैं, जनरली वर्ब के पहले रहता है सब्जेक्ट। जनरली क्या, हमेशा वर्ब के पहले जो शब्द आता है उसको सब्जेक्ट कहा। और डूअर मतलब होता है करता, करने वाला। यानी जहाँ वर्ब मतलब क्या, कोई काम। मैंने बताया पार्ट 1 वीडियो बिल्कुल एक बार देख लेना, तब इसको देखना तो फायदा होगा। तो जो कोई भी वर्ब का काम हो रहा है उसको करने वाला जो भी पर्सन, व्यक्ति या थिंग रहेगा, उसको डूअर कहेंगे। तो जब सब्जेक्ट और डूअर ना दोनों एक ही व्यक्ति रहे, एक ही पर्सन रहे, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, मैं यहाँ पर्सन का एक फोटो डाला हूं। तो जब डूअर और सब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन रहे, जो डूअर है वही सब्जेक्ट है, तब हम कहेंगे वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। लेकिन जब डूअर और सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट वर्ड पर्सन रहे, डिफरेंट थिंग्स रहे, डिफरेंट वर्ड्स रहे, जैसे कि अगर ये सब्जेक्ट है तो डूअर कोई और हो, जैसे कि ये मान लीजिए डूअर हो, तो समझ लो कि वह पैसिव वॉइस में है। बहुत कोई समझते हैं कि पैसिव को तो पहचानना बड़ा आसान है, वहां पर बाई लगा रहेगा, या फिर ये भी समझते हैं वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है, इससे पहचान लेंगे। लेकिन देखो, इससे तो आप लोग पहचान लेते हो वॉइस चेंज पैसिव में है कि नहीं वो वॉइस, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्योंकि कई बार ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं जहां बाय नहीं लगता है, कुछ और प्रीपोजिशन आ जाता है, इन आता है, टू आता है, बाय एट आ जाता है, विथ आ जाता है। और अगर वॉइस चेंज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया है, तो वहां ऑलरेडी एक्टिव रहने के बावजूद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, तब तो आप एक्टिव को ही पैसिव बोल दोगे। इसीलिए यह काम हमेशा नहीं करेगा। इस तरह से आप पहचानो डूअर और सब्जेक्ट से, तो आप वॉइस चेंज को पहचानने में कभी गलती नहीं करोगे। लेकिन वीडियो देखते रहना, थोड़ी देर में मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगा जिसमें इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब्जेक्ट और डूअर को आप देखते ही पता लगाओगे कि ये कौन सा वॉइस है, और देखते पता लगते ही आप आंसर मार्क कर लोगे। थोड़ा देर वीडियो तक बने रहो। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग सब्जेक्ट और डूअर के हिसाब से बात करें, तो देखो ये एक सेंटेंस है, द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट्स लाइफ। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, द डॉक्टर, ये सब्जेक्ट है ना। और डूअर कौन है, तो डूअर यही है, सब्जेक्ट ही डूअर है। क्योंकि देखो ना, डूअर मतलब मैंने क्या बोला था, करने वाला, काम को करने वाला। तो यहां पर पेशेंट का लाइफ बचाने का काम हो रहा है ना, तो बचाने का काम कौन किया है, डॉक्टर ही किया है। और सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर ही है। यानी कि डूअर और सब्जेक्ट दोनों क्या हुआ, सेम पर्सन हुआ। इसका यह मतलब हुआ कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। अब इस वाक्य को जरा देखो, द पेशेंट्स लाइफ वाज सेव्ड बाय द डॉक्टर। मरीज का लाइफ डॉक्टर के द्वारा बचा लिया गया। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, पेशेंट्स लाइफ, ये है सब्जेक्ट। लेकिन डूअर कौन है, बचाने का काम यहां कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है। तो ये हुआ हमारा डूअर। तो यहां पर देखो, सब्जेक्ट अलग पर्सन या अलग शब्द आया है, और जो डूअर है वो अलग आ गया। तो जब सब्जेक्ट और डूअर डिफरेंट पीपल होंगे, डिफरेंट थिंग्स होंगे, डिफरेंट वर्ड्स होंगे, तो उसी को तो बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो यानी कि ये हमारा पैसिव वॉइस में। क्लियर? जरा इसको देखो, मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। बहुत सारे लैंग्वेजेस इंडिया में बोले जाते हैं। तो ये एक्टिव है कि पैसिव है, जरा पता लगाओ। तो देखो, पहले आप क्या करो, सब्जेक्ट और डूअर को देखो। तो मेनी लैंग्वेजेस, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ। क्या यही सब्जेक्ट ही डूअर है? तो डूअर किसको कहते हैं, करने वाला को, काम करने वाला। तो यहां पर कौन सा काम हो रहा है,
स्पोकन यानी बोलने का काम। तो बोलने का काम क्या मिनी लैंग्वेजेस ही कर रहा है? नहीं, बल्कि बोलने का काम तो कोई और कर रहा है जो कि ये नहीं है, कम से कम ये तो नहीं है डूअर। यहाँ पर डूअर नहीं है, दरअसल यहाँ बाय लिख के कुछ लिखा जाता जैसे कि बाय पीपल, तो हम कह सकते हैं कि ये डूअर हुआ, क्योंकि बोलने का काम कौन कर रहा है? लोग कर रहा है ना, जो कि मेंशन नहीं किया गया है। तो कम से कम इतना तो पता चल रहा है ना कि मेनी लैंग्वेजेस ये तो डूअर नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट अलग और डूअर कोई और है। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस किस वॉइस में है? एग्जैक्टली पैसिव वॉइस में है। इसको जरा देखो और वॉइस चेंज को आइडेंटिफाई करो। एक सेकंड में मिटा लेता हूं। देखो यहां पर इस सेंटेंस को देखो, वी मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग। हमें जरूर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए काम करने से पहले। यहां पर ये कौन सा वॉइस में, एक्टिव है या पैसिव है? तो देखो यहां पर ये देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या यही डूअर है? तो साइन करने का काम कौन कर रहा है? कौन करेगा? यहाँ पर वी करेगा ना, यानी कि यही डूअर हुआ। तो जब सब्जेक्ट और डूअर दोनों सेम पर्सन हो गया ना, वी, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये है हमारा एक्टिव वॉइस में, और ऊपर वाला पैसिव वॉइस था। क्लियर? तो अब हम आगे बात कर रहे हैं वॉइस चेंज के रूल में कि वॉइस चेंज कैसे किया जाता है। इस स्लाइड में हमने क्या बात किया कि वॉइस को पहचानते कैसे है कि कौन सा वॉइस में एक्टिव है या पैसिव है। उम्मीद है आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे वॉइस चेंज में। तो एक्टिव और पैसिव दो वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर का बात करो तो ये है, मैंने इसको पार्ट 1 वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें क्या बात है? तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है वो आपस में अपनी जगह को परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है? पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ये दरअसल पैसिव का सब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो पैसिव के लिए सब्जेक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, और वर्ब कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर? तो इसके कुछ रूल्स है, इन रूल्स को जरा याद करो। जैसे कि रूल नंबर 1, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, एवं एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। एवी या पीवी ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज किया हूं एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए। यहां पर क्या बात किया? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? इसका बात कर रहा है एक्टिव वॉइस का। पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि ये देखो ऑब्जेक्ट बन गया है, तीर का निशान देखो। उसके बाद में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बात ऑब्जेक्ट तो ये है एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि ये यहां पर आ गया देखो सब्जेक्ट। बिल्कुल इसी चीज को मैं रूल में एक बार लिख भी दिया हूं। अगर रूल 2 का बात करें तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग होता है, नॉट ऑलवेज। इस बात को आप लोग ध्यान दो। यानी पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को नहीं है, इसके पहले बाय का प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। कब नहीं होगा ये मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल एक जनरल रूल के हिसाब से मैक्सिमम केस में बाय आएगा, कब नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको जरूर। ठीक, अगर नेक्स्ट रूल का बात करें तो देखो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है, एवं V3 के पहले उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखो ये वर्ब है, ये चाहे 1 2 3 4 किसी भी फॉर्म में रहे एक्टिव वॉइस का वर्ब, लेकिन पैसिव में वो जरूर V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और अपने आगे तरफ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन होता है मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया है। ठीक है, इज, आर, वाज, वेयर, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो अब जरा देखो एक्टिव से पैसिव जब हम लोग बनाते हैं तो ये रूल को फॉलो करेंगे। ठीक, और साथ ही साथ एक्टिव और पैसिव करते वक्त में प्रोनाउन चेंज होता है एक। तो वो प्रोनाउन चेंज क्या होता है जरा देखो। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाएंगे, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इस तरह से कुछ प्रोनाउन जो है आपस में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे आई मी बन जाएगा, याद कर लेना। पी का अस हो जाएगा, यू चेंज नहीं होकर यू ही रह जाता है। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, दे का देम, और दो का दी। ये दरअसल ओल्ड इंग्लिश यूज है, यू के लिए ही आता है। खैर, तो अब जरा हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, ये मान लीजिए सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन, और सवाल आता है कि इसको वॉइस चेंज करो। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही बनाएंगे विदाउट ऑप्शन। तो सबसे पहला काम क्या है मेरे दोस्तों, आपको पता लगाना कि भाई ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ना, वी मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग, ये किस वॉइस में है। तो इससे पहले थोड़ा देर पहले मैंने बताया था ये एक एक्टिव वॉइस में है। ठीक, और यह एक्टिव वॉइस है तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम करेंगे पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे इस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है। ये तीनों चीजों को पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों चीजों को पता लगाएंगे। एक सेकंड में थोड़ा मिटा लेता हूं। ओके, पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता लगाएंगे, चूंकि ये क्या हुआ एक्टिव वॉइस हो। तो देखो वी मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग, मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाते हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ रूल में क्या बोल रहा है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, और
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो इसको देखो यहाँ से यहाँ तक, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग, ये तो एक्टिव वॉइस हुआ ना, यहाँ पर जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस अगर अभी बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट शुरुआत में जनरली आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन सा है ये ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट है दरअसल ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट को पहले लिखेंगे हम लोग, ये रहा दी कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वी, तो वी को हम लोग इधर लिखेंगे। और देखो वी चेंज होने वालों में से वी एक प्रोनाउन है जो अस बनता है। और एक चीज, जब हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो आगे तरफ क्या आएगा बोला हूं, बाय आता है। हालांकि हमेशा बाय नहीं आएगा, बट जनरल फॉर्म में अभी बाय वाला ही मैं बात करूंगा। कब नहीं आएगा मैं बताऊंगा, अच्छी तरह से लिस्ट दे दूंगा। ऐसे बहुत ही गिने चुने शब्द हैं इंग्लिश के जो बाय नहीं लेता है पैसिव वॉइस में, जैसे सरप्राइज्ड एट लेता है, नोन टू लेता है, इंटरेस्टेड इन लेता है, कोवर्ड विथ लेता है। इस तरह का मैं लिस्ट दे दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिखना है पैसिव वॉइस में, यानी कि हम लोग वी को इधर ले आएंगे और उसको अस लिखेंगे, यानी बाय अस, कुछ इस तरह। अब हमने ये क्या किया, रूल 1 को फॉलो किया। अब हम आते हैं रूल 2 या फिर रूल 3 में आते हैं। तो देखो रूल 2, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगता है, जो कि रूल 2 फॉलो हो गया, बाय लगा दिए हैं। अब रूल 2 भी तो फॉलो हो गया। अब रूल 3 में आते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा एवं थर्ड फॉर्म के पहले उचित एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यानी कि इस पार्ट का बात कर रहा है वो। यहाँ पर जो वर्ब का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, इसका बात कर रहा है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो देखो वर्ब कौन सा है यहाँ पर, साइन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके आगे तरफ हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, तो मस्ट साइन का हो जाएगा मस्ट बी साइन, ईडी लगा के V3। उसके बाद में यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये हूबहू यहाँ पर उतर के आ जाएगा, इसको कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइंड बाय अस बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। अब यहाँ पर आप परेशान हुए होंगे कि मस्ट साइन, ये वर्ब का मस्ट बी साइंड कैसे हो गया और मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पर कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करना है। मेन फॉर्म तो V3 होगा, लेकिन मेन समस्या होगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करें। इसके लिए आप ये चैट को देखो, मेरा ये जो चार्ट है ना, ये जो तालिका दिया हूं, ये है वर्ब चेंज का। इसी में मैं पूरा वर्ब का लिस्ट दे दिया हूं, कौन सा वर्ब को किस में कैसे चेंज करना है, उस वक्त हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। अगर आप लोग पैसिव का तरफ देखोगे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, जो कि रूल में मैं लिखा भी था, है ना। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा पैसिव फॉर्म में, लेकिन उसके आगे तरफ जो हेल्पिंग वर्ब आया वही परेशान करेगा। तो जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा एम इज आर, तीन में से कोई एक, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो इसी वर्ब का जो V1 में रहेगा। और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, पास्ट टेंस में हो वर्ब, तो फिर वाज वेयर V3, हैव हैज प्लस V3 हो तो हैव हैज बिन V3। देखो जहां पर भी V3 आया है वहां पर एक नया वर्ड आया है पैसिव वॉइस में, बिन। देखो एक्टिव में V3 आया, बिन यहां पर भी आया, यहां पर भी देखो V3 आया है, यहां पर देखो बिन आया है। तो जब भी एक्टिव में V3 रहेगा अब बिन लगाना, ठीक। और आगे तरफ वही हेल्पिंग वर्ब होगा जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में यूज हुआ है, हैव। देखिए हैव हैज यहाँ भी है, हैव हैज यहाँ पर भी, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर भी हेड है। बिल्कुल याद रखने में सुविधा है। तो इसको याद करने का कोशिश करना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और नोट डाउन कर लो। यही है हमारा वो रामबाण, यही है, ठीक है। इसी को मैं रामबाण बोल रहा है। जो जिस बंदे को, जिस स्टूडेंट को ये याद है ना, वो बस चुटकियों में, माइक्रो सेकेंड में वॉइस चेंज को बनाएगा, अगर वॉइस चेंज ऑप्शन वाला है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन वाला ही देते हैं। तो देखो अभी हम लोग बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को नंबर 1 को देखो, ये CGL का मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। CGL, WBCS और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम में आता है ये वॉइस चेंज, बहुत बड़ी मात्रा में आता है। SSC CPO में आता है। तो यहाँ पर देखो सवाल को क्या पढ़ रहा है, डायरेक्शन को एक बार आप पढ़ लेना, सुविधा हो जाता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर जो गिवन सेंटेंस है, somebody feeds the stray dogs daily, जो कि मैं एग्जांपल में बार बार लिया था, इसको पार्ट 1 वीडियो में भी था। तो इसका वॉइस चेंज करना है 4 ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले तो पता लगाओ, ये जो सवाल वाला ग्रीन वाला कलर सवाल है, ये सवाल एक्टिव है या पैसिव है, ये पहले पता लगाओ। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, जैसे यहां पर एक और चीज का मैं बात कर रहा हूं, मैंने तभी बात किया था ना कि एक्टिव और पैसिव को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये मैंने बात किया। तो हम लोग डूअर और सब्जेक्ट से
पहचानेंगे बोला था। देखो डूअर और सब्जेक्ट से जानने के लिए आपको अर्थ को समझना जरूरी है सवाल वाला सेंटेंस का। तो आप एक काम करना, अगर ये चीज आपको याद रख पाते हो ना तो बहुत सुविधा होगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और आगे तरफ इन सारे हेल्पिंग वर्ब को लेता है। वो इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब आ गया तो वो फिर पैसिव वॉइस कहलाएगा, इसीलिए मैं याद करो बोल रहा हूं इसको। अब आते हैं सवाल पर। तो देखो somebody feeds, तो feeds ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, feeds। अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो कतई कभी भी ये पैसिव नहीं हो सकता है, क्योंकि पैसिव में तो V3 लगता है और अगर तरफ कोई और हेल्पिंग वर्ब लेता है तो कैसे बनाएंगे। तो याद करो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तब पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ता था। तो जरा देखो इस लिस्ट को, यहाँ देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आप ऑप्शन में ये ढूंढो, इस पार्ट को ढूंढो, किस ऑप्शन में एम इज आर तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगा हो और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ हो, और ये फीड का थर्ड फॉर्म हो जाता है फेड, FED। तो कहां पर इजेमार फेड लगा है इसको देखो, देखो यहां पर वर्ब हैज फेड, बिल्कुल इजेमार फेड तो नहीं हुआ, तो ये नहीं हो सकता। वाज फेड, इजेमार फेड चाहिए, ये भी नहीं होगा। इज फेड हो सकता है, यहां पे देखो विल बी फेड, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इतना आसानी से आप बना लोगे, बशर्ते कि आपको ये लिस्ट याद रखना पड़ेगा, वर्ब याद रखना पड़ेगा टेंस को, जो कि आप देखोगे ना तो चार्ट को याद हो ही जाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए वक्त लग रहा है। अब देखो मैं देखते ही आंसर करूंगा, ये आ गया। एक्टिव पैसिव में देखो टोल्ड लगा है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या लगा रहेगा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म के साथ क्या लगना चाहिए, देखो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है एक्टिव में, तो पैसिव में क्या लगना चाहिए, ये लगना चाहिए वाज वेयर V3। अब देखो वाज वेयर V3 खोजो और देखो यहाँ पर नॉट नोबडी है, यानी कि नेगेटिव, यानी नॉट भी लगा रहेगा तो चलेगा। तो देखो वाज नॉट बीइंग, बीइंग का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। देखो वाज या वेयर, उसके बाद नॉट आना चाहिए था क्योंकि नोबडी है तब V3 लगना था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आई वाजंट टोल्ड, ये आंसर हो सकता था। देखो वाज उसके बाद टोल्ड लगा है, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में, और एन एपोस्ट्रोफी टी मतलब तो नॉट, ये नोबडी की वजह से लगा है, नो की वजह से, तो ये आंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं, नोबडी टोल्ड मी वाज बीइंग, या फिर यहाँ पर टोल्ड, बिल्कुल वाज वेयर नॉट टोल्ड आया ही नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ तो टेल्स कर दिया है, यहाँ वाज कर दिया है, और इसके बाद तो वर्ब है भी नहीं, तो ये भी नहीं हो। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, बिल्कुल सेकेंडों में इसका आंसर। क्लियर। अब देखो इसको बना, पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स विल बी केप्ट ओपन टिल 9 AM। ठीक, यहां पर देखो विल बी केप्ट, अब ये एक्टिव है कि पैसिव है, जरा ध्यान दो। विल बी केप्ट यानी शेल विल, उसके बाद बी, उसके बाद V3, ये फॉर्म स्ट्रक्चर देखो, विल बी केप्ट V3 ये पैसिव का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेंटेंस है ये है पैसिव स्ट्रक्चर में है, पैसिव सेंटेंस है, हमें एक्टिव करना होगा। तो एक्टिव करना है तो इसका क्या बन जाएगा, देखो जरा, ये बन जाएगा शेल या विल, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब किस सेंटेंस में शेल या विल दो में से कोई एक आया हो, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो, जैसे केप्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, कीप लगना चाहिए। ठीक, तो कहां पर आया शेल या विल, उसके बाद कीप, देखो हैड केप्ट नहीं हो सकता, आर कीपिंग नहीं हो सकता, शेल विल कीप हो सकता है, शेल विल बी कीपिंग ये नहीं हो सकता। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। कुछ भी नहीं देखना है, क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, देखने का भी जरूरत नहीं, अगर ये रामबाण इलाज है, याद रख पाओ तो। आगे देखो, वी डू नॉट सेल स्टेशनरी एट दिस शॉप। देखो डू नॉट सेल, डू नॉट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर देखो डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा, तो क्या बनेगा, डू डज का जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा तो उसका इजेमार हो जाएगा, नॉट का तो नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में इजेमार V3, इजेमार उसके बाद में नॉट V3 है, तो देखो इज नॉट बीइंग नहीं होगा, हैज नॉट ये तो होगा ही नहीं, इज नॉट V3 ये हो सकता है, विल नॉट, विल का तो चांस ही नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। देख रहे हो ना, ये अगर याद है आपको तो किस तरह से काम कर रहा है, ये मैं वहीं से ले रहा हूँ, वो चार्ट से ही ले रहा हूँ। आगे देखो, अ बुक हैज बीन सेंट टू मी बाय माय फादर ऑन माय बर्थडे। अब वर्ब को देखो, हैज बीन सेंट, हैज बीन उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अगर हैज बीन V3 रहता है तो यहाँ देखो ये पैसिव होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है। तो हम किस में करेंगे, हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। तो देखो हैज सेंट हो सकता है, इज सेंडिंग बिल्कुल नहीं होगा, हैज सेंट हो सकता है, विल सेंड नहीं हो सकता। तो दो आंसर होने का चांस हो गया यहाँ पर, या तो ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 3। अब हम यहाँ फंस गए, अब ये तो काम नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट दो ऑप्शन को तो ये एलिमिनेट करिए दिया है ना। तो अब हम बात करेंगे, ये जो हम लोग बात किए थे ना कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहने से ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बनता है और ये सब्जेक्ट जो है ये उधर जाके ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद बाय का प्रयोग होता है। इसको अब हम काम करेंगे सेकंड स्टेप में, क्योंकि ये इससे सिर्फ नहीं बन पाया। तो देखो ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट टू मी ये है ऑब्जेक्ट,
बाय माय फादर ये भी ऑब्जेक्ट है, तो देखो बाय माय फादर ये चूंकि ऑलरेडी पैसिव है ना, तो बाय के बाद लगा है ऑब्जेक्ट, ये देखो बाय माय फादर ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि फादर शुरुआत में आना चाहिए। देखो यहाँ पर फादर शुरुआत में है और यहाँ तो ए बुक से शुरू है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। पढ़ने का भी जरूरत नहीं कि क्या आंसर है क्या सवाल है, बस वर्ब पर फोकस करो, वर्ब पर। अगर वर्ब से जहां नहीं हो पाया तब हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रॉस करने खोजेंगे। क्लियर? अब इसको बना के देखते हैं। 2 चिल्ड्रंस वेयर शॉट डेड, देखो वेयर शॉट, वाज वेयर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो याद करो वाज वेयर थर्ड फॉर्म पैसिव का एक स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर ये कब लगता है, जब एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। तो आप सेकंड फॉर्म खोजो, शॉट का सेकंड फॉर्म शॉट ही होता है और आगे तरफ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए भाई। तो देखो यहाँ पर शॉट है, आगे तरफ बीइंग वेयर हेल्पिंग वर्ब लगा है, ये होगा ही नहीं। यहाँ पर भी शॉट है, आगे तरफ आर हेल्पिंग वर्ब लगा है, होगा ही नहीं। फिर देखो यहाँ पर वाज शूटिंग कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आंसर तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, अब तो एक ही ऑप्शन है उसका मजबूरी आंसर होना। तो देखो यहाँ पर शॉट V2 लगा है और आगे तरफ कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आया है। क्लियर? तो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू मेमोराइज दीज स्पीचेस। देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, तो वर्ब को देखो जरा पर, यहाँ पर देखो वर्ब नीड और टू मेमोराइज। तो अगर आपको मालूम होगा 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव विद 2। अगर 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है एक्टिव में, तो हम पैसिव में क्या करते हैं, टू बी V3 करते हैं। तो हमको खोजना है टू बी V3 कहां पर हुआ है, यानी टू बी मेमोराइज्ड ये कहां पर हुआ है। तो देखो विल बी मेमोराइज नहीं, टू बी मेमोराइज खोजना है। टू बी मेमोराइज हो सकता है, टू मेमोराइज नहीं, बीइंग मेमोराइज नहीं, तो ऑप्शन हमारा 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान, क्या आगे तरफ आया है, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, वर्ब पर फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टीम मैनेजर इज एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल प्लेयर्स। तो देखो इसको देखो वर्ब कहां पर है, ये हमारा इज एग्जामिनिंग। तो इज एग्जामिनिंग यानी कि इज एम आर बिफोर है, एग्जामिनिंग आईएनजी फॉर्म बिफोर का बात कर रहा है। तो अगर ये रहेगा तो एक्टिव वॉइस हुआ, तो पैसिव में क्या करेंगे, इज एम आर का इज एम आर, उसके बाद एक नया वर्ड आएगा बीइंग, तब हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर बीइंग V3 यानी एग्जामिन्ड। तो देखो इज एम आर बीइंग V3 किधर है, देखो वाज डन ये वर्ब नहीं होगा भाई, इज एम आर V3 नहीं, इज एम आर बीइंग बीच में चाहिए तब V3। तो यहाँ पर देखो आर बीइंग V3 हो सकता है और खोजते हैं। इज एग्जामिनिंग ये होगा ही नहीं, हैज बीन एग्जामिनिंग ये भी नहीं होगा, इज एम आर बीइंग V3 सिर्फ यहां मिल रहा है, तो बस आंसर यही होगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। करेक्ट? बाकी को कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसको देखो, टीनेजर्स डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, मैं आपको समझाया था ये। तो मेन वर्ब को देखो, डोंट लाइक यानी कि डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये फॉर्म में है, यानी एक्टिव है ये। तो पैसिव में क्या होगा, इज एम आर नॉट V3, इसी को खोजो आप। देखो यहाँ पर वाज नॉट बीइंग ये तो होगा नहीं, इज एम आर नॉट खोजना है, शुड नॉट लगा ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो इज नॉट V3, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में इज नॉट V3 ये हो सकता है। यहाँ पर देखो आर नॉट बिफोर लगा दिया है लाइकिंग, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन शुड लीव ऑफिस ऑन टाइम टू मेंटेन गुड वर्क लाइफ बैलेंस। तो पहले वर्ब को ढूंढो, मैं वर्ब कैसे ढूंढते सिखाया हूं भाई। शुड लीव ये है हमारा वर्ब, तो शुड V1 एक्चुअली वो है, तो शुड V1 रहने से किस में चेंज करना है, शुड बी V3 में। तो आप ढूंढो शुड बी V3 कहाँ है, देखो इज एम आर V3 बीइंग भी लग गया, तो ये होगा ही नहीं। देखो शुड बी V3 हो सकता है, हैज टू बी V3 नहीं होगा, विल बी V3 नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। दे सील्ड ऑल अनऑथराइज्ड फार्म्स ऑन द हाईवे। तो वर्ब क्या है, अनऑथराइज्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब एक्टिव। तो एक्टिव में अगर सेकंड फॉर्म आ रहा है तो पैसिव में क्या करेंगे, वाज वेयर V3। आप ढूंढो वाज वेयर V3 किस ऑप्शन में है, देखो वेयर V3 है, हो सकता है भाई। और देखो आर V4 नहीं होगा, वर्ब को सिर्फ ढूंढो, हैव V3 नहीं होगा, वेयर V4 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना, बिल्कुल वर्ब का बस ज्ञान होना चाहिए। पार्ट 1 वीडियो देख लो, वर्ब कैसे पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन एप्पल कैरीज ये है हमारा वर्ब, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कैरीज। तो V1 रहने से किस में चेंज करना है, देखो इज एम आर V3 में। अब ढूंढो इज एम आर V3 कहां पर लगा है, आर बीइंग V3 नहीं चाहिए, इज एम आर विल कैरी ये तो होगा ही नहीं, इज एम आर V3 देखो इज एम आर V3, इज अबाउट टू बी V3 ये भी नहीं होगा। अब तो यही आंसर होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही तो ऑप्शन बच गया। फिर भी देख लो आर V3 ये 3 में से कोई एक, इज एम आर में से आर लग गया और V3 कैरीड, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रिपरेशंस आर
बीइंग मेड फॉर आवर एनुअल टेस्ट। तो देखो आर बीइंग B3 ये स्ट्रक्चर पैसिव का है, यानी कि ये पैसिव सेंटेंस है, हमें गिवन ऑप्शन से एक्टिव चुनना है। तो देखो इज एम आर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद B3 अगर लगा रहेगा, कब पैसिव में ऐसा होगा, जब एक्टिव में ये चीज लगा रहेगा। इज एम आर बिफोर लगा रहेगा, तो आप इज एम आर बिफोर, बिफोर यानी कि ING, तो देखो आर बिफोर हो सकता है। हैव मेड ये तो होगा ही नहीं, आर बिफोर चाहिए भाई, या इज एम आर बिफोर, तीन में से। तो इज एम आर बीइंग बिफोर नहीं होगा, और कहा गया आर मेड, ये भी नहीं होगा, ये तो आर B3 हो गया, हमें चाहिए, हाँ ये हो सकता है, एक सेकंड, ये ना B4 चाहिए था ना हमको, तो ING फॉर्म वाला चाहिए, तो ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर भी होगा। देख रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्ले ऑन एनवायरनमेंट इश्यूज वाज परफॉर्म्ड विद ग्रेट प्रोफेशनलिज्म बाय आवर स्टूडेंट्स। वर्ब को ढूंढो, ये है हमारा वर्ब वाज, उसके बाद बिफोर लगा है, तो वाज बिफोर ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। देखो वाज, दो में से कोई एक, वाज वेयर में, और B4, सॉरी मैं 4 बोल दिया ना, ये B3 है एक्चुअली में, वाज B3। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर कब होगा, जब एक्टिव में V2 मिलेगा, तो अब V2 खोजते रहो ना, कहां पर है भाई V2, आवर स्टूडेंट परफॉर्म्ड, हाँ ये V2 है, हो सकता है। वेयर टू फॉर्म नहीं, सिर्फ V2 चाहिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म, हैज बीन V4 लग गया, ये भी नहीं होगा। इश्यूज वाज बीइंग B3 लगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो इतना लंबा सेंटेंस था, क्वेश्चन था, हमको कोई सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या है क्रॉस करना है, कुछ ढूंढना नहीं है, और ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, ये CGL Tier 2 में आया हुआ सारा क्वेश्चन, आप चेक कर लेना, 2019-2020 का क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। हमें क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। देखो कैन नॉट मेक, यानी कि कैन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो देखो यहाँ बी नहीं आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। कैन उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव तो नोट लगा है, नेगेटिव की वजह से मेन है कैन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कैन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यानी कि ये एक्टिव फॉर्म हुआ। तो पैसिव में क्या होगा, कैन उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और नोट लगा है तो कैन के साथ नोट रहेगा, यानी कैन नॉट बी B3 ढूंढना है। तो देखो आर नॉट टू बी मेड, ये क्या अजीब सा बनाया है, तो ये होगा ही नहीं। कैन नॉट बी B3, ये देखो कैन नॉट बी मेड, मेड एक B3 है, हाँ ये हो सकता है। कुड नॉट बी B3 नहीं, कुड कहाँ चाहिए यार, कैन चाहिए था ना, ये तो होगा ही नहीं। देखो कैन नॉट बी B3, हाँ ये भी हो सकता है, ये अब फंसा दिया। अब हम काम को लाएंगे, ये वाला पार्ट जो हम लोग सीखे थे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है एक्टिव से पैसिव होने के टाइम में, तो उसी को ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टूल्स, तो टूल से शुरू होना चाहिए भाई, दोनों जगह टूल से शुरू हुआ है ना, ना कहाँ दोनों जगह, इसको तो हम लोग एलिमिनेट पहले ही कर चुके हैं। हमारा आंसर या 2 है या फिर 4 था, तो देखो टूल से शुरू होना चाहिए, यहाँ टूल से शुरू है, यहाँ तो एनिमल से शुरू है, तो करेक्ट आंसर हमारा 4 ही होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा फंसा दिया था हमको, लेकिन हमने तो निकल गया, क्योंकि कंसेप्ट भी चाहिए ना, और ये वाला याद भी रहना चाहिए। मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा, उसको जरूर देखना, वहाँ पर WBCS वगैरह का क्वेश्चन का भरमार रहेगा, किस तरह से जल्दी आंसर और करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाओगे बिना कोई कंफ्यूजन का। देखा ना मैंने किस तरह से बनाया, और आई हैव नॉट मेड दीज क्वेश्चंस और दीज ऑप्शंस, आई हैव नॉट चूजन, मैंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन, और ना ही इस तरह का ऑप्शन डालो, ये ऑलरेडी एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन था, और उसी ऑप्शन को बार किस तरह से हम लोग एलिमिनेट किए, ये सहायता से, इसको आप जरूर याद करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो की शुरुआत में दिया था। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।